गुड आफ्टरनून क्लास। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज मेजर लैंडफॉर्म्स। ओके, सो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। जो लैंडस्केप है हमारा, ओके, वो एक्सटर्नली वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से हमेशा क्या होता है, वॉर्न आउट होते रहता है। वेदरिंग और इरोजन क्या क्या होता है? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन अर्थ सर्फेस। जो अर्थ सर्फेस के ऊपर जो रॉक्स है, ओके, जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसे हम कहेंगे वेदरिंग। और वो क्यों होते हैं? वेदरिंग भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, रेनफॉल की वजह से, विंड की वजह से। ओके, तो रॉक्स का जो ब्रेकिंग अप होता है, ओके, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड weathering. Breaking up of rocks is called weathering. And what is erosion? Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. यानी सॉइल इरोजन हम मैं बता सकता हूँ कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पास ट्रैवल करती है, सॉइल इरोजन होता है विद द एजेंट्स लाइक बाय वाटर, विंड एंड आइस, इसकी वजह से। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? इरोजन। वेदरिंग में बड़े बड़े रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं। इरोजन में क्या होता है? सॉइल जो है वो यहाँ से वहाँ मूव करती है। ओके, क्लियर? द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। तो एक जगह से मटेरियल हट के दूसरी जगह पे आके क्या होता है? डिपॉजिट होता है। और इसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स है वो क्रिएट होते हैं अर्थ सर्फेस के ऊपर। लैंडफॉर्म्स कहने का मतलब कहीं पे प्लेन्स है, ओके, कहीं पे प्लेच्यूज है, कहीं पे माउंटेन्स है। ओके, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, ओके, जो क्रिएट होते हैं वो इरोजन एंड वेदरिंग की वजह से। माउंटेन्स का मैं नहीं कहूँगा, माउंटेन्स इरोजन और वेदरिंग की वजह से नहीं, वो तो हमने देखा था एंडोजेनिक फोर्स जब एक्ट करता है तब माउंटेन्स बनते हैं, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है। ओके, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, छोटे छोटे पहाड़, प्लेन्स, प्लेचूज जो बनते हैं वो इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। ओके, तो अब हम बारी बारी से जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स जो है जिसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ओके, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो है रिवर के बारे में कि रिवर की वजह से किस तरीके से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे, वर्क ऑफ रिवर। रिवर के बारे में बहुत सारी जानकारी इस टॉपिक के अंदर लेने वाले हैं। ओके, तो रिवर का मेन कोर्स क्या होता है? देखो, रिवर नॉर्मली स्टार्ट होती है एक माउंटेन रीजन से। ओके, माउंटेन पे मतलब स्नो, मतलब जैसे हमारी हिमालयन रिवर्स हैं तो सारी जो है स्नो फेड है, मतलब स्नो की वजह से पानी मेल्ट होता है, वो रिवर्स में आता है। ओके, माउंटेन एयर से रिवर स्टार्ट होती है और ज़मीन पे आती है। ओके, और उसके बाद वो कहाँ जाती है? फाइनली चल जाती है ओशन के अंदर। ओके, तो ये रिवर की लाइफ है, माउंटेन रीजन से स्टार्ट होना और फिर प्लेन्स के ऊपर बहना और फिर फाइनली ओशन में जाके मिल जाना। ओके, तो जब माउंटेन रीजन्स में रहती है रिवर तो वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलते हैं हमें? बहुत सारे झरने, वाटरफॉल्स जिसे हम कहते हैं। ओके, और जैसे रिवर जैसे जैसे बहती है तो वो एक एक्टिविटी करते जाती है, डैट इज़ कॉल्ड इरोजन। माउंटेन्स की सॉइल प्लेन्स पे ले आती है, ओके, और प्लेन्स की सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ओके, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। तो रिवर के अंदर जो रनिंग वाटर होता है उसमें इतनी वेलोसिटी होती है, उतनी ताकत होती है, कि उतनी एनर्जी होती है कि वो जो है, जो लैंडस्केप जिसके थ्रू वो बह रही है उसमें उसको इरोड करते जाती है। इरोड यानी खुरदरा करते जाती है। ठीक है, इरोजन का मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? जैसे जैसे मान लो जैसे जेसीबी है, तो अगर वो अर्थ मूव करता है, ओके, रोड पे खड्डा करता है, ठीक है, उस टाइप से रिवर जो है बहते बहते क्या करती है, अपने साथ साथ यहाँ सॉइल को इरोड करते जाती है, लैंडस्केप को इरोड करते जाती है। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. Tumbles का मीनिंग fall suddenly. Okay, fall suddenly. When the river water falls suddenly at steep angle or very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. Okay, waterfall की definition है, देख लो एक बार, ऐसे पूछी तो नहीं जाती है। When river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. देखो, जब रिवर प्लेन्स पे एंटर करती है, यानी माउंटेन रीजन को छोड़ के प्लेन्स में एंटर करती है, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है? वो ट्विस्ट एंड टर्न करती है। अगर मैं टॉप व्यू से तुम्हें रिवर बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। रिवर का जो कोर्स है, ओके, वो ट्विस्ट एंड टर्न रहेगा, कहीं कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं कहीं पे कम होंगे। तो ये जो ब्लैक कलर से ये पूरा रिवर का फ्लो मैंने बताया, वो इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करता है। ओके, यहाँ पे चलो ये पूरा बना देते हैं, ये पूरा जो है रिवर है।
यहाँ पे वाटर है। ओके, इस तुमने देखा होगा इवन सूरत में भी तापी रिवर का कोर्स भी कुछ इस तरीके से ही है, वो बेंड है इस तरीके से। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्मेशंस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, मिएंडर्स कहते हैं। ओके, व्हेन रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स विच आर नोन एज मिएंडर्स। इस तरीके से बेंड्स होते होते चलती है रिवर। ओके, उसकी मतलब पानी की रफ्तार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेंड्स कितने बड़े होंगे या कितने शार्प होंगे। ओके, due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop comes closer and closer. In due course of time, the meander loops cuts off lake also called oxbow lake. अब देखो ये क्या होता है ऑक्सबो लेक, जब कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन एक्टिविटी होती है। ओके, तो जो मिएंडर्स के जो एंड्स लूप है, यानी ये जो लूप है ये नज़दीक आते रहता है, ये जो लूप है पूरा नज़दीक आते रहता है। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो पाथ है ये ऐसे फ्लो नहीं करेगा, ये धीरे धीरे नज़दीक आते आते ये ऐसे फ्लो करने लग जाएगा, ये नज़दीक आके ऐसे फ्लो करेगा। ओके, और यहाँ पे जो लेक कट ऑफ होगी, ओके, यहाँ पे जो लेक कट ऑफ होगी इसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। इसमें वाटर रहेगा, जब ये कट ऑफ होगा उस समय में वाटर रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सबो लेक के अंदर का जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। क्लियर। तो बहुत मतलब टाइम टू टाइम, मतलब ऐसा मतलब 1-2 साल लग जाता है ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन में, क्योंकि ठीक है रिवर का जो फ्लो है धीरे धीरे कहीं जहाँ पे शार्प बैंड्स है, ओके, वहाँ पे ज़्यादा इरोजन होगा, जहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन होगा, और जैसे जैसे वो ज़्यादा होगा तो जो लूप है वो क्लोज़र आने लग जाएगा। ओके, और जब लूप क्लोज होगा तो वो एक दूसरी लूप को कट ऑफ कर देगा, और जो कट ऑफ लेक है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही डेफिनेशंस जो है, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, इसको तुम्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके, साथ साथ में नीचे तुम डायग्राम भी बना सकते हो, एग्जाम में अगर ऑक्सबो लेक की डेफिनेशन पूछी जाए तो तुम इस तरीके से डायग्राम बना के भी शो कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट है ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ये डेफिनेशन ज़रूर आती है, मिएंडर्स के बारे में और ऑक्सबो लेक के बारे में। तो दोनों ही डेफिनेशन तुम लोगों को वहाँ पे लिखनी रहेगी। एट टाइम्स द रिवर्स ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, दिस लेड टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। कभी कभी देखा होगा रिवर में जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसके जो नियर का बैंक है वहाँ पे भी पानी आ जाता है। मान लेते हैं ये रिवर का नॉर्मल फ्लो है, ओके, लेकिन जब रिवर में वाटर ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, रिवर ओवरफ्लो करेगी, और जो रिवर के आसपास का एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर बैंक, यानी नदी का जो किनारा होता है, किनारे को हम क्या बोलते हैं, बैंक्स। ओके, वो तिजोरी वाला बैंक नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब रिवर के आसपास की जो ज़मीन होती है उसको हम रिवर बैंक कहते हैं। ओके, लेकिन जब ज़्यादा पानी आ जाता है, जब रिवर ओवरफ्लो करती है तो क्या होता है, पानी ये रिवर बैंक्स पे भी आ जाता है। ओके, जो वाटर है वो रिवर बैंक्स में भी आ जाता है, और इस फ्लडिंग की वजह से क्या होता है, बहुत सारी न्यू सॉइल, लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स, दिस आर डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स। तो जब जब रिवर फ्लड करती है, ओके, तो जो रिवर के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पे फाइन सॉइल की लेयर या फिर अदर सेडिमेंट्स की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। और जब बार बार रिवर के अंदर फ्लडिंग होता रहेगा, ओके, जब बार बार बैंक्स के ऊपर बहुत सारा सेडिमेंट्स और फाइन सॉइल डिपॉजिट होते जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल प्लेन बोलेंगे, फर्टाइल फ्लड प्लेन। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो जो आसपास की जो रेस्ड ज़मीन हो जाएगी, मतलब इसका लेवल भी बढ़ जाएगा। ओके, मतलब बार बार इसके ऊपर लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाएगी तो यहाँ का लेवल भी जो है बढ़ते जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। क्या बोलेंगे, लेवीज, LEVEES है, तो लेवीज हम प्रोनाउंस करेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया। So at times the river overflows its banks. This led to the flooding of the neighboring areas. तो आसपास में फ्लड आ जाता है। ओके, ड्यू टू द फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, layers of fine soil and other material called sediments are deposited. तो फाइन सॉइल और अदर सेडिमेंट्स के लेयर्स जो होते हैं, these are deposited on along its banks, and this led to the formation of the flat fertile flood plain. तो इससे क्या बनता है, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और उसका बिकॉज लेवल रेज हो जाता है, ठीक है, एक के ऊपर एक चीज़ रखते जाएंगे तो यहाँ का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पे सैंड्स है ना, फाइन सॉइल, सेडिमेंट्स बार बार कलेक्ट होते जाएंगे,
रिवर में अगर एवरी 5-6 दिन में अगर फ्लडिंग आता रहे रिवर में, ज़्यादा पानी का बहाव आ जाएगा, तो एवरी एवरी 5 to 10 डेज़ के अंदर यहाँ पे फ्लडिंग होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे, तो उसका हाइट भी बढ़ जाएगा, उसका लेवल रेज हो जाएगा। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। क्लियर? इसका एक पिक्चर दिया है, वो मैं शेयर कर देता हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया है। तो जैसे कि ये टेक्स्ट बुक की पिक्चर है, इसमें देख सकते हो कि ये जो रिवर है ये मिएंडर्स फॉर्म करके फ्लो कर रही है। ओके, और यहाँ पे ये देखो, ये ऑक्सबो लेक कट ऑफ हुई है। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक। फिर रिवर के आसपास जो रेज्ड पोर्शन होता है उसको लेविस कहते हैं। ओके, लेविस। और लेविस के पीछे क्या होंगे? फ्लड प्लेन्स। ठीक है, लेविस के इस तरफ क्या होंगे? फ्लड प्लेन्स। जैसे देखो ये पिक्चर में और तुम्हें क्लियर होगा, ये रिवर है, रिवर के आसपास जो रेज्ड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड लेविस, और उसके पीछे वाला पोर्शन जो है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्यों? क्योंकि कभी कभी रिवर ओवरफ्लो करती है, तो यहाँ पे आके वाटर कलेक्ट हो जाता है और न्यू सॉइल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स जो होते हैं दे कीप्स ऑन डिपॉजिटिंग वेन एवर द रिवर फ्लड्स। ओके, तो इसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। ओके, क्लियर? लेवीज किसको कहते हैं वो क्लियर समझ में आ गया सबको? ये देखो एक और पिक्चर, यहाँ पे भी देखो कैसे रिवर का फ्लो कैसा है, मतलब ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न लेते लेते, बिकॉज रिवर की जो फ्लो है ना वो यहाँ पे फ्लो स्पीड बहुत कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मियंडर्स फॉर्म होते हैं। ये देखो ओरिजिनल ऑक्सबो लेक, ये वाला जी, ये जो पूरी लेक है ना, ये ऑक्सबो लेक है। और ये यहाँ से शायद कट ऑफ हुई होगी, पहले ये रिवर शायद ये डायरेक्शन में फ्लो करती होगी। ओके, फिर ये लेक यहाँ से कट ऑफ हो गई, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सबो लेक। और टाइम टाइम जैसे जैसे बीतेगा, ओके, अगर रेनफॉल नहीं हुई तो ये ऑक्सबो लेक क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। Okay. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. अब देखो ये डेल्टास कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब रिवर ड्रेन होती है सी में, ओके, हर एक रिवर जो है ओशन में जाके मिलती है, तो जब वो ओशन में जाके मिलती है तो वहां पे उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। ओके, और वो बहुत सारी अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है, जैसे ट्री की ब्रांचेस कैसे होती है बहुत सारी, सेम उसी तरीके से रिवर के जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म हो जाते हैं, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी, तो जैसे कि इस पिक्चर में देखो ये मेन रिवर है, यहाँ से आ रही है। ओके, और जब ये ओशन में जाके मिक्स होने वाली है, तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी इतनी सारी चैनल्स बन गई है। ओके, तो ये हर एक इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और ये डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में जो पूरा लैंड पोर्शन है इसको हम पूरा डेल्टा कहेंगे। और ज्यादातर ये सारे डेल्टास ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ओके, ये देखो एक ओरिजिनल डेल्टा की पिक्चर, यहाँ से रिवर आ रही है पीछे से, और जब ये ओशन में मिक्स होने वाली है तो बहुत सारी इसकी चैनल्स बन गई है। इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज के आसपास बहुत सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा रीजन जो है बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ओके, ये देखो ये रिवर, अगेन ये सारी इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई जब ये ओशन में जाने वाली है, और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज के आसपास बहुत सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक, वर्किंग ऑफ सी वेव्स। वर्क ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स की वजह से कैसे जो है अर्थ चेंज होती है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। Sea waves continuously strike at the rocks. Cracks develop. Over time, they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. क्या होता है sea caves? जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं सी के अंदर, ओके, तो वहां पे जो है सी वेव्स कंटिन्यूअसली उसको स्ट्राइक करती है रॉक्स को, तो रॉक्स के अंदर क्या होता है? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, फिर वो क्रैक्स धीरे धीरे बड़े होते हैं। ओके, और वहां पे एक केव जैसा फॉर्म हो जाता है। क्लियर? As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. और जब ये कैविटी, ये जो केव बनी है, जब बड़ी बड़ी होती जाएगी, ओके, तो क्या हो जाएगा? पूरा आर पार दिखने लग जाएगा, उसको हम बोलेंगे आर्चीज। खाली रूफ बचेगी और बाकी पूरा उसके गो थ्रू हो जाएगा, जैसे पिक्चर में तुम्हें प्रॉपरली समझ में आएगा।
ये पिक्चर देखो, ये जो बड़ा सा रॉक है, अब सी वेव्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया है, कैविटी फॉर्म हो गई है, ओके। थोड़े थोड़े रैक्स रॉक्स जो होते हैं वो क्रैक होते हैं, और जैसे जैसे टाइम निकलता है वहां पे एक कैविटी बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सी केव। और जब ये कैविटी बड़ी होती जाती है तो क्या होता है, खाली रूफ बचती है, ओके। और बाकी यहाँ से पूरा सी वाटर जो है आर पार निकल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी आर्चिस कहते हैं। समझ में आ गया सी केव कैसे बनती है और सी आर्चिस कैसे बनते हैं, ओके। Further erosion breaks the roof and only walls are left. These wall-like features are called stacks. जब और ज्यादा फर्दर इरोजन होता है, ठीक है, तो जो रूफ होती है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है और खाली जो साइड के दो पिलर्स होते हैं वो रह जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं स्टैक्स। The steepy rocky coast rising almost vertical above sea water is called sea cliff. सी क्लिफ किसे कहते हैं, जो रॉकी कोस्ट होता है राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। जैसे नॉर्मली बीचेस पे जाओगे तो वहां पे राइज्ड नहीं रहता है, और ये पिक्चर में देखोगे तो जो इस तरीके का जो देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी बताते हो कि यहाँ से हीरो हीरोइन जंप करते हैं डायरेक्टली पानी के अंदर, ओके। इसी को हम कहते हैं सी क्लिफ, ओके। दिस इज अ स्टीप रॉकी कोस्ट दैट इज राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, देखो सी से एकदम पूरा वर्टिकली है यहाँ पे, ओके, ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। इसको हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं, ओके। बहुत कम जगह तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे ऐसे सी क्लिफ्स। सूरत में तो जाओगे तो वो डुमस पे खाली बीच है, ओके, वहां सी क्लिफ नहीं है कहीं पे भी। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और फिर क्या होता है, ये सी क्लिफ के आसपास ही जो है बीचेस बनते हैं, जब सी वेव्स आते हैं बहुत सारे डिपॉजिट्स करते हैं यहाँ पे सेडिमेंट्स, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो है शोर्स के पास बीचेस बन जाते हैं। ये देखो, इसमें बताना चाहता हूँ स्टैक क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा सी आर्चिस बनते हैं, और फर्दर इरोजन होगा तो क्या होगा, ये जो रूफ पोर्शन है, ये रूफ पोर्शन भी हट जाएगा और आजू बाजू में खाली दो खंबे खंबे जैसे रह जाएंगे, उसको बोलेंगे स्टैक। तो ये देखो ये स्टैक है, मे बी पहले यहाँ पे रूफ होगी, ओके। तो ये रूफ इरोजन की वजह से हट गई और ये सिर्फ स्टैक बच गया। वक्त है कुछ रियल पिक्चर्स देखने का। देखो ये एक सी केव का पिक्चर है, ओके। एक गुफा टाइप की बन गई है इस रॉक के अंदर। क्यों, बिकॉज सी वेव्स कंटिन्यूअसली इसको हिट करते रहती है, हिट करते रहती है, जिसकी वजह से रॉक के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, और फिर वहां पे सी केव कैविटी बन जाती है, उससे केव फॉर्म हो जाती है। फर्दर और इसको जब इरोजन होगा, जब और स्ट्राइक करेगी, जब और सी वेव्स इसको स्ट्राइक करेगी, तो क्या बनेगा, वहां पे सी आर्चिस बन जाएंगे, ओके। क्लियर। तो देखो यहाँ पे पहले रॉक, पहले यहाँ पे केव बना, फिर क्या बन गया, आर्चिस, ओके। अब क्या होगा, फर्दर इरोजन होगा तो ये जो रूफ है, ये रूफ वाला पोर्शन भी गायब हो जाएगा और दो खंबे बच जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक्स। ये देखो ये सारे जो स्टैक्स बचे, मे बी यहाँ पे पहले पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा रॉक ही होगा। पहले धीरे धीरे यहाँ पे सी केव बना, फिर सी आल्चिस बन गया होगा, फिर ये रूफ जो है वो भी गायब हो गया, तो अब ये क्या बच गए, स्टैक्स बच गए, इसको क्या बोलेंगे, स्टैक्स, ओके। और ये पिक्चर तो पहले बताया ही मैंने, किस चीज का है ये पिक्चर, कोई बता सकता है मुझे अभी। हाँ, ये सी क्लिफ का पिक्चर है, ओके। ओके, रॉकी माउंटेन, जो रॉकी आर्चीज होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं सी क्लिफ, विच आर स्टेप्ड एकदम वर्टिकली नियर द सी शोर। ओके, हमने देख लिया सी की वजह से किस तरीके से चेंजेस होते हैं, किस तरीके से इरोजन एक्टिविटीज होती है, किस तरीके से अर्थ चेंज होता है। अब हम देखेंगे आइस की वजह से कैसे अर्थ चेंज होता है। आइस यानी बड़े बड़े ग्लेशियर्स के टुकड़े। Glaciers are rivers of ice which too erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। ठीक है, बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स यानी क्या, तो जब ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते हैं, ओके, तो जिस पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं वो जब मेल्ट होते हैं तो साथ साथ में उस पहाड़ की मिट्टी वगैरह वो भी नीचे ले आते हैं, ओके। तो उनकी सॉइल होती है वो नीचे आ जाती है, तो बच जाता है पीछे खाली सॉलिड रॉक, ओके। Glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountain. अब देखो ग्लेशियल लेक फॉर्मेशन बताया है। जब ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, तो जब गिरते हैं ग्लेशियर्स के बड़े बड़े टुकड़े, तो क्या करते हैं वो एक हॉलो क्रिएट कर देते हैं, मतलब जिस जमीन पे वो गिरेंगे वहां पे एक डिप्रेशन बन जाएगा, और फिर उस डिप्रेशन में जब वो ग्लेशियर का टुकड़ा पिघल जाएगा, ठीक है, तो वहां वाटर फिल हो जाएगा, और उस
वो जो वाटर फिल हो जाएगा तो एक लेक फॉर्म होगी, ओके, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर लेक। The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. These deposits form glacial moraines. Okay, glacial moraines यानी क्या होता है? जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो डर्ट कलेक्ट होती है, ओके, जो ग्लेशियर्स मेल्ट जब होते हैं और वो सारे साथ में चीजें सारी कैरी करके लाते हैं, ओके, तो एक प्रकार से एक डर्ट जो कलेक्ट होती है उसी को हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। पिक्चर जब मैं बताऊंगा सभी को क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो ग्लेशियर्स की इमेज हो गई, ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स है यहाँ पे, ओके, और पता होगा टाइटैनिक भी ग्लेशियर की वजह से ही डूबा था, हालांकि ये टाइटैनिक नहीं है, टाइटैनिक तो बड़ा था। ये देखो एक और ग्लेशियर्स का पिक्चर, ओके, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, जब ये यहाँ से टूट के गिरते हैं ना नीचे तो काफी जोर से धड़ाम से गिरते हैं, और यहाँ जब धड़ाम से गिरेंगे तो नीचे क्या हो जाता है, एक हॉलो डिप्रेशन बन जाता है, और वहां पे फिर जब आइस मेल्ट होकर वाटर कलेक्ट होता है तो उसको हम ग्लेशियर लेक कहेंगे। यहाँ पे मोरेन क्या होता है समझो। देखो ये आइस का फ्लो है, ग्लेशियर्स का फ्लो, ठीक है, जब मेल्ट होती है आइस फ्लो करती है, और ये इसके आसपास के एरिया में, ओके, ये सारी चीजें एक जगह कलेक्ट हो जाती है, सैंड, सिल्ट, ओके, डिपॉजिट्स कलेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोरेन्स कहते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स। ये देखो यहाँ पे ग्लेशियल लेक की पिक्चर दी है, ये डिप्रेशन बना, फिर यहाँ पे वाटर कलेक्ट हुआ, देखो यहाँ पे भी वाटर कलेक्ट हुआ, और ये क्या बन गई, ग्लेशियर लेक बन गई। क्या होगा, पहले यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े आइस के टुकड़े यहाँ नीचे गिरे होंगे, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया, मतलब खड्डा टाइप बन गया, ओके, और फिर वही आइस के टुकड़े जब मेल्ट होते हैं या फिर ऊपर से मेल्ट होकर जो वाटर आता है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं ग्लेशियल लेक। ठीक है, अभी तक हमने तीन टॉपिक कर लिए, ओके, वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ सी एंड वर्क ऑफ आइस। अब आखिरी टॉपिक है हमारा वर्क ऑफ विंड। विंड की वजह से किस तरीके से देयर आर चेंजेस जो है वो अर्थ पे आते हैं, अर्थ किस तरीके से चेंज होती है बिकॉज ऑफ विंड। An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. In deserts, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. तो देखो डेजर्ट में कैसे रॉक्स दिखेंगे तुम्हें, मशरूम रॉक्स दिखेंगे, ठीक है, जैसे मशरूम कैसा होता है सभी को बताओ, नीचे से पतली से ऐसे होती है उसकी स्टिक, और ऊपर ऐसा पूरा, आजकल मशरूम हेयर स्टाइल भी कट होती है मैंने सुना है, ओके, तो ओके, तो इसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। कैसा होता है ये, नीचे से एकदम नैरो, ऊपर से वाइड। और ये कैसे बनते हैं मशरूम रॉक, ये एक्चुअली इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ही बनते हैं। विंड जब तेजी से बहती है, ओके, डेजर्ट एरिया में, तो क्या करती है, डेजर्ट की जो सॉइल है, जो सैंड है, ओके, जो ग्रेवल्स है, वो साथ में कैरी करती है, तो उसकी विंड में क्या होता है, ये सारे ग्रेवल्स होते हैं, तो विंड जब रॉक को टकराती है तो वो जो ग्रेवल्स है वो रॉक को क्या करते हैं, इरोड करते हैं, ठीक है। अब विंड का फ्लो नीचे ज्यादा होता है तो जमीन के पास ज्यादा इरोजन होता है ज्यादा देन ऊपर वाले पोर्शन में, तो इसलिए नीचे वाला पोर्शन उसका पतला हो जाता है रॉक का, और ऊपर वाला बड़ा का बड़ा ही रहता है। ये सारे जो नोट्स है वो लिखने हैं तुम लोगों को नोटबुक में, ठीक है, जो सारे हम पॉइंट्स जो रीड कर रहे हैं। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part, therefore such rocks have narrow base and wider top. जो winds होती है वो इसके लोअर पोर्शन को ज्यादा इरोड करती है rather than the upper part, ओके, और इसलिए इसका बेस कैसा होता है, नैरो, और टॉप कैसा होता है, वाइडर, ओके। देखो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर्स इन डेजर्ट रीजन। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called lues. Large deposits of lues are found in China.
सो व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, मतलब जब जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं वो काफी कम फाइन होते हैं और काफी लाइट वेट होते हैं, तो विंड उसको काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाती है, ओके। और फिर वहां पे बड़े बड़े लार्ज एरियाज में उस सैंड को डिपॉजिट करती है, तो वहां पे लूज हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको बोलते हैं लुइस। ओके, लुइस बोलते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुइस आर फाउंड इन चाइना। चाइना में ये देखो, जैसे ये सारे लूज डिपॉजिट्स ऑफ सैंड है, ओके, इसी को बोलते हैं लुइस। जैसे ये भी हो गया, ओके, छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर जो लूज सैंड पार्टिकल्स के बने हुए हैं, ओके। और ये जो सैंड है काफी फाइन है, काफी लाइट वेट है। ये सारी सैंड दूर डेजर्ट से यहाँ तक आके डिपॉजिट हो गई है। देखो एक और पिक्चर। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया जो चार टॉपिक्स हमने पढ़े आज के? ठीक है, हमने चार टॉपिक्स पढ़े: रिवर्स, वर्क ऑफ रिवर, ओके, वर्क ऑफ सी, वर्क ऑफ आइस एंड फाइनली वर्क ऑफ सैंड। ओके, ये चारों ही मैंने पिक्चर्स के साथ भी बताया ताकि तुम सभी को प्रॉपरली सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ओवर हो गया।